यह क्लासेस नटराज सीरीज का हिस्सा है यानी न्यूली एडेड टॉपिक्स इन आरएएस जिनको नए पैटर्न के हिसाब से कवर किया जाएगा। यह पूरी सीरीज यूट्यूब पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इन क्लासेस से संबंधित पीडीएफ व नोट्स आपको सरमिक एकेडमी के ऐप पर नटराज कोर्स में केवल ₹1 में प्राप्त हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट अवश्य देखें। अब अपन बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है 50 शब्द के हिसाब से, है ना। सिकल सेल एनीमिया, वो साथ में आप अपने नोट्स निकाल लो, एक बार वो देख लो सिकल सेल एनीमिया वाले। सिकल सेल एनीमिया, देखो जो सिकल सेल एनीमिया है ना, इसमें क्या है, सिकल सेल एनीमिया, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो सब बातें तब लिख ही दोगे। अब मैं वो बार बार तो बताने की जरूरत है नहीं कि भाई ये जेनेटिक डिजीज है, ये तो आप कर ही लोगे। ये क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें तो अपन को पता लग गया सर, सही है सर, ये जेनेटिक आनुवंशिक बीमारी है। आप ये भी बता दोगे सर ये एक हेरिडिटी है, वंशानुगत है। भाई वंशानुगत होती है, ये भी बात ठीक है कि ये वंशानुगत है, ये बात भी लिख दोगे। 50 शब्द के हिसाब से बात कर रहा हूं अब मैं इसमें, है ना। देखो प्री में तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देखो जो सिकल सेल एनीमिया है, इसमें हम जो बात करेंगे कि सर जेनेटिक भी है, ये वंशानुगत भी है, और ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, इस बीमारी का आप देखोगे कि ये अभी क्यों ज्यादा चर्चाओं में है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से, प्री के हिसाब से भी। ये इसको आप अच्छे से याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये बीमारी है कि जो पीएम अजय योजना है हमारी, उस योजना में आप जहां जहां पे योजनाएं संचालित होती है, उस योजना के जो भी पूरा एक एरिया है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये बीमारी सबसे ज्यादा मिलती है। इसका मतलब क्या कि आदिवासी जो क्षेत्र है उसमें ये बीमारी मिलती है। आदिवासी जो रीजन है उसमें सबसे ज्यादा बीमारी है। इसका मतलब हमारे यहां पर भी ये बीमारी कहां मिलेगी, 12, ठीक है ना। आपको पता है कि पीएम अजय योजना में हमारा 12 जिला तो पूरा शामिल है, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो पीएम अजय योजना है, इसका मतलब वो उसका संबंध है आदिवासी जो क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया के रोगी सबसे ज्यादा मिलते हैं। इस वजह से भारत सरकार ने क्या किया कि आप याद करो कि पीवीजीटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, याद करो। पीवीजीटी के बारे में नहीं पढ़ा आपने? ये देखो अंडमान निकोबार में जो कुछ जातियां हैं, आपने पढ़ा होगा, अंडमानी निकोबारी, इनके बारे में। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा 75 जो जनजातियां हैं, वो पिछले साल आपने मतलब पढ़ा होगा किसी चीज में, थोड़ा बहुत अखबार में देखा होगा कि जो 75 जो जनजातियां हैं उनको है ना, जो वल्नरेबल जो ट्राइबल्स उनको घोषित किया है। चलो उसके बारे में फिर बात करेंगे। आप तो ये आओ, तो जो सिकल सेल एनीमिया है, उस सिकल सेल एनीमिया में आप ध्यान रखना कि ये जनजाति जो क्षेत्र है, उन जनजातीय क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा बीमारी मिलती है। और जो आपको मैं बता रहा था, जो 75 जो जनजातियां हैं, उन 75 जनजातियों में भी ये देखा गया कि वहां पर सिकल सेल एनीमिया सबसे ज्यादा क्या है, रोगी मिले। तो उन 75 में से ध्यान रखना कि हमारे जो राजस्थान में 12 जो जिला है उसको उसमें शामिल किया था, ठीक है। हाँ अब देखो ये जो सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है, ये जेनेटिक है, वंशानुगत है, ये तो पता लग गया। और हमको ये भी पता लग गया कि ये डोमिनेंट है, रिसेसिव। तो क्या बताओगे सर, ये रिसेसिव है। और ये इसका जो जीन है वो कितने नंबर पर है, सिकल सेल कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर। याद आ गया आपको कि जो 11वां नंबर का जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम्स पर जो उपस्थित जो जीन है, उस जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। और उस म्यूटेशन, उस जीन में म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है ये होती है। अब ये सिकल सेल डिजीज होती क्या है, हमको ये पता होना चाहिए सबसे पहले। जब हमको मेंस में आंसर लिखेंगे, ये बातें तो लिख दोगे, ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, और जो इसका जो जीन है वो 11वें क्रोमोसोम पर है। और आप ये भी लिख दोगे कि ये कैसी है, ये अप्रभावी है, ठीक है ना, अप्रभावी
कैसी है? रिसेसिव डिजीज है, अप्रभावी आनुवंशिक बीमारी है ये क्या है? अप्रभावी है। ये भी आप लिख दोगे कि अप्रभावी क्या है? कि रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, अप्रभावी आनुवंशिक मतलब ये जो जीन है ये अप्रभावी होता है। समझ में आ गया आपके बात? अब हम ये देखेंगे कि सिकल का मतलब आपको पता है कि सिकल और सेल और एनीमिया इसके नाम से आ रहा है। सिकल का मतलब क्या है? सिकल होता है हसिया। क्या होता है? हसिया। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। और एनीमिया का मतलब खून की कमी। इसका मतलब इसका नाम ये हो गया कि यदि हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका खून वाली कोशिका कौन सी? आरबीसी। तो आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा? सिकल जैसा। आरबीसी का आकार होता कैसा है? आप सामान्यतः हम देखते हैं कि उसका गोल आकार होता है। यदि आप स्पेसिफिक बात करोगे तो उसका होता है बाई कॉनकेव शेप होती है। कैसी होती है? बाई कॉनकेव शेप होती है। देखो द्विव अवतलाकार कैसी होती है? द्विव। ये तो जो आरबीसी जो होती है हमारी, इसकी ये है नॉर्मल शेप होती है। ये क्या है? नॉर्मल शेप है। ये तो हमने ये बात करी कि सर ये नॉर्मल शेप है आरबीसी की। ठीक है, आप मोटा मोटा ऐसे मान लो कि भाई इस टाइप से है, थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रखो, गोल है हल्की सी, ये इसको ऐसे समझो कि इस टाइप के ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब होता क्या है? अभी हमने पढ़ा था, याद करो कि सर ये है हीमोग्लोबिन। ये हमारा हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन की संरचना हमने अभी पढ़ी थी कि सर इसकी संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें से 2 तो क्या होती हैं? अल्फा, और 2 क्या होती हैं? बीटा। बीटा श्रृंखला भी 2 होती हैं, और अल्फा जो श्रृंखला होती हैं वो भी क्या होती हैं? 2 ही होती हैं, वो भी 2 होती हैं। ये हमको पढ़ा। अब थैलेसीमिया में क्या हुआ था? ये जो बीटा श्रृंखला थी, ये क्या हुआ? इसमें जीन म्यूटेशन के द्वारा बीटा श्रृंखला बनी नहीं, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आर जो हीमोग्लोबिन है वो कम बना। हीमोग्लोबिन कम बना तो आरबीसी कम, आरबीसी कम तो खून की कमी, इसका मतलब एनीमिया। याद आ? अब इसमें क्या होता है इस वाली डिजीज में? देखो कि जो बीटा श्रृंखला है ना, ये बनती है, लेकिन अब देखो इस श्रृंखला की संरचना स्पष्ट एकदम स्पेसिफिक संरचना होती है। हमको पता है कि जब भी हम प्रोटीन बनना जो देख रहे थे, तो सारे के सारे एमिनो एसिड्स एकदम व्यवस्थित क्रम में होते हैं। हर प्रत्येक जो भी ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन में जितने भी प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, वो सब की सब एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। अब क्या होता है कि इसकी व्यवस्थित क्रम की बात करें तो इस श्रृंखला के 6वें पोजीशन पर, कितने? 6th पोजीशन पर एक एमिनो एसिड्स होता है, उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है उसका? ग्लूटामिक एसिड। ये 6th पोजीशन पे ये होता है, ये फिक्स है, 6 पे ये होना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है? एक फिर यहां पर एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है कि ये है ना, ये जो 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है, कौन सी श्रृंखला में? बीटा श्रृंखला में। किसकी बीटा श्रृंखला में बोलो? हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में। और 6ठे स्थान पर कौन है? ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, ये 6ठे स्थान पर इस ग्लूटामिक एसिड ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब क्या होता है? जीन म्यूटेशन। यहां पर क्या हो जाता है सर? जीन म्यूटेशन। अब आप कहोगे सर जीन म्यूटेशन कैसे हो जाता है? किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। ओके, जीन म्यूटेशन हुआ, और जीन म्यूटेशन होते ही क्या हुआ? देखो, जीन म्यूटेशन होते ही जो ग्लूटामिक एसिड है ना, इस 6 पोजीशन पर, इसकी जगह आ जाता है वेनिल एस। क्या आ जाता है? वेनिल एमिनो एसिड। क्या आ जाता है? वेनिल अमीनो अम्ल। ये आ गया, लो भाई वेनिल आ गया। क्या आना चाहिए था? ग्लूटामिक। फिक्स तो यही है, इसकी श्रृंखला में कौन है? ग्लूटामिक एसिड फिक्स है। ये थोड़ा सा मैं आपको इस वजह से बार बार याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत सरकार ने आपको बताया नेशनल सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन मिशन लॉन्च कर रखा है 2023 में। ये बताऊंगा भी मैं इसमें। और 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करना है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है।
तो वहां पर 50 शब्द में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। याद करो, अभी आपने यदि जीके में पढ़ा होगा तो बिरसा 101, जब बिरसा मुंडा की जयंती थी उस समय अपने यहाँ पर जीन एडिटिंग, स्वदेशी जीन एडिटिंग टेक्निक इस रोग के लिए हमारे भारत सरकार ने विकसित की है, तो इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अब देखो, ये शब्द भी याद रखने पड़ेंगे आपको कि ग्लूटामिक एसिड होता है कहां पर, बीटा चेन में। कहां पर होता है, बीटा चेन में। और इस बीटा चेन में जो ग्लूटामिक एसिड है इसमें जीन म्यूटेशन हुआ, और जीन म्यूटेशन की वजह से यहां पर क्या आ गया, वेनिल एमिनो एसिड्स। अब जो वेनिल आया तो इसकी संरचना बिगड़ गई। इसकी संरचना कैसी थी, बताओ कैसी संरचना थी। आप ये मानो कि द्विव अवतलाकार थी या गोल थी, ऐसे मान लो कि द्विव अवतलाकार थी, बाई कॉनकेव इसकी स्ट्रक्चर थी, किसकी, आरबीसी की। मतलब इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना भी कैसी है, इसी लगभग गोली है। ठीक है, अब आप समझो कि ये वेनिल एमिनो एसिड्स आते ही आप ध्यान रखना कि क्या होगा कि ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इस हीमोग्लोबिन में इसकी संरचना बिगड़ गई। इसकी जो ही संरचना बिगड़ी तो क्या हुआ, इसकी संरचना क्यों बिगड़ी, इसकी वजह से इसने बिगाड़ दी इसकी संरचना। इसकी संरचना बिगड़ते ही आप ऐसे दिमाग में रख लो कि आरबीसी जो शेप थी ना, आरबीसी आरबीसी कैसी थी, आप ऐसे सोचो कि सर ये गोलाकार थी, या फिर ऐसे कह दो कि सर ये द्विव अवतलाकार थी। मतलब ये आरबीसी इस टाइप से आरबीसी है, इसकी संरचना में क्या हो गया कि ये हो गई, यहां से दब गई, ऐसी ऐसी हो गई ये संरचना, ऐसी हो गई। कैसी होगी, इस टाइप से। ये आप जो गांव में जो बच्चे गांव वाले वो समझते होंगे, इससे दरात होती है ना एक, कटाई उठाई करने के लिए, दांत वाले बोलते हैं उसको दरात, हसिया बोलते हैं उसको, है ना। अपने अपने अलग अलग नामों से जानते हैं, हसिया बोलते हैं उसको, दरात बोलते हैं। तो दरात जैसी हसिया, हसिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिकल, हसिया को सिकल बोल देते हैं। तो देखो हसिया जैसी हो गई ना, इस वजह से इसका नाम ही हो गया क्या, सिकल सेल एनीमिया, इसी वजह से। अब देखो कैसी आकृति कैसी होनी चाहिए थी, ये गोल होनी चाहिए थी, कैसी हो गई, सिकल हो गई ना, हसियाकार हो गई। ये देखो ये हसियाकार इसकी आकृति हो गई, मतलब सिकल शेप हो गई। देखो हसियाकार होते ही क्या हुआ, अब मुझे बताओ ये गोल थी। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है बताओ, ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना हीमोग्लोबिन का काम, CO2 का परिवहन करना। मेन तो ऑक्सीजन, याद रखो ऑक्सीजन का परिवहन का काम है इसका। अब मुझे बताओ ये अच्छे से ज्यादा ऑक्सीजन लेके जा रही थी, अब ये तो कम ऑक्सीजन लेके जाएगी। इसका मतलब जो ही कम ऑक्सीजन होगी तो क्या हुआ, इसकी वजह से क्या होगी, शरीर में प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी। अब ये जो ही ये कैसी हुई, हसियाकार हुई। तो हसियाकार की वजह से यहां पर O2 का परिवहन इसने कम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर धीरे 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 हीमोग्लोबिन की कमी होने लग गई। हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो क्या हुआ, आरबीसी कमी, और आरबीसी कमी हुई तो खून की कमी। इसको क्या कहा, नाम क्या दिया, एनीमिया। अब इसका नाम क्या हो गया फिर, सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसकी आकृति कैसी होगी आरबीसी की, सिकल जैसी। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। तो अब यहां पर खून की कमी हो गई इसमें, इस वजह से इसकी शेप बदल गई। इस वजह से यदि ये गोल होती तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन सिकिल हो गई तो अब ये O2 का परिवहन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये खून की कमी हो गई। सीधे सीधे शब्द याद रखो कि यहां पर क्या हो जाएगा कि क्या बताओगे, आरबीसी, या आरबीसी का आकार हो गया, आकार हस्याकार हो गया। ठीक है ना, मैं इसको इधर ऐसे कर देता हूं ये। ठीक है, तो ये हस्याकार हुआ, तो इसमें आप क्या बताओगे कि आरबीसी की कमी। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो हीमोग्लोबिन की कमी। इसकी आकृति की वजह से हो रही है खून कमी, ध्यान रखना है ना, इसकी जो शेप है ना उसकी वजह से। और इसको हमने क्या बोल दिया फिर, एनीमिया। क्या बोल दिया, एनीमिया, ये लो। और अब इसका नाम फिर क्या हो गया बाद में, ये लो, सिकल सेल एनीमिया, SCA। क्या नाम हो गया, सिकल सेल एनीमिया। अब आप कहोगे कि सर इतनी रामायण, तो दिमाग में आपको रामायण नहीं है, सिर्फ एक चीज रखनी है क्या, कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला होती है ना, बीटा श्रृंखला। उस बीटा श्रृंखला में छठे नंबर पर जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेनिल आ जाता है, जिससे आरबीसी का आकार बदलकर हसियाकार हो जाता है। इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। बस ये तो आपको समझाने के लिए बताई थी ये बात, तो इतना लिखना है, ये लाइन ही समझ में आ गया। जब अब यहां पर आप ये लिखोगे क्या कि
देखो यहां पर ये बात लिखोगे इसमें क्या, कि जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, आप क्या लिखोगे इसमें कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला, इतना लिखोगे आप, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के सिक्स्थ पोजीशन, छठवें स्थान पर, हिंदी में सिक्स्थ जो पोजीशन है, इस स्थान पर ग्लूटोमिक ग्लूटोमिक अम्ल की जगह, अब यहां पर प्री में पूछ लें कि ग्लूटोमिक अम्ल की जगह कौन सा अम्ल आ जाएगा, तो ग्लूटोमिक अम्ल के स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वेनिल एमिनो अम्ल आ जाता है, ठीक है ना। जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेनिल एमिनो एसिड्स आ जाता है, ठीक है। और क्या लिख दोगे फिर, एक लाइन और, एमिनो एसिड क्या है, वेनिल आ गया, तो क्या बताओगे, इस कारण, ऐसे लिख करके कि सर इस कारण आरबीसी का आकार द्वि अवतलाकार से, ये मीन्स के हिसाब से बता रहा हूं चीजें, वो तो समझ गए आप कि द्वि अवतलाकार से सिकल जैसा, है ना, हिंदी में चाहे ऐसे लिख देना हंसियाकार, सिकल जैसा हो जाता है, ऐसे लिख दोगे कि सिकल जैसा हो जाता है, इससे एनीमिया एनीमिया हो जाता है, इससे एनीमिया हो जाता है, जिसे एससीए, जिससे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, बस जिसे एससीए कहते हैं, आप लैंग्वेज में लिख लेना, जिससे एससीए कहते हैं। हाँ भाई, युवराज का आंसर, अच्छा युवराज क्लास में है नहीं, हाँ उन्होंने भेज दे रखा है कि सर 12 की 8 पंचायतों में, हाँ बिल्कुल 12 जिला है उसमें, है ना, पीवीजीटी वाले में। हाँ 75, टोटल 75 तो होती ही, 75 में अपना जो जिला है राजस्थान का 12 है, शामिल कर रखा है। अच्छा ये देखो साइड में भी आप लिख भी लिया करो भैया ना, आपने ये मैसेज आपने वन वालन किया है, टू वालन किया है मैनेजमेंट को, कि है ना सर खड़े हो जाते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं। अच्छा ऑनलाइन वालन क्या होगा, आपको तो कही दोगे यहीं पे कि सर थोड़े साइड हो जाओ, है ना, तो ऑनलाइन वाला सुन लो भाई, देख लो आप, आप खुद यही मैसेज कर दिया करो, आप शिकायत करो उसकी बजाय, तो मेरे को कह दिया करो। ठीक है, यहां तक तो कर लिया आपने नोट। पानी पिलाना थोड़ा सा। अब देखो, अब इसके बाद भाई इसका क्या अपने पास, क्या इसका डायग्नोस करेंगे, ठीक है, और क्या इससे संबंधित कोई स्कीम्स हैं,
तो बस इतना लिखेंगे, अपना मेंस में आंसर ये जरूर लिखेंगे हम। अब देखो इससे है ना, अब मैं सिर्फ SCA लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप। SCA है ना, इस SCA से संबंधित दो बातें याद रखनी। एक तो कि एक तो हमने है ना नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ठीक है, पूरा आप लिख लेना चाहे। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ये है, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ना मिशन, इसमें आपको दो बातें दिमाग में रख लेनी है, ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक तो ये क्या है कि कब शुरू हुआ, ये हुआ है जुलाई 2023 में। कब शुरू हुआ है? जुलाई 2023 में। कहां से शुरू हुआ है, एक ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहां से? शाहडोल से। कहां से शुरू हुआ है? शाहडोल से। पीएम मोदी ने शुरू किया था ये, शाहडोल मध्य प्रदेश में से शुरू हुआ ये जुलाई 2023 में, है ना, शाहडोल से ये शुरू हुआ, ठीक है। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया की जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन जो मिशन है, इसकी शुरुआत जुलाई 2047 में और एमपी के शाहडोल से शुरू हुआ, ठीक है, ये मिशन। और इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है कि क्या इसका लक्ष्य क्या है, इसमें क्या टारगेट है, लक्ष्य आप बताओगे कि सर 2047 तक, कब? 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से पूर्णतः मुक्त करना। बस ये आप याद रख लेना, खुद लिख लेना ये लाइन कि है 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करना, ठीक है, 2047 तक। ये आपसे प्रीमी क्वेश्चन दो स्टेटमेंट देके पूछ लें, एक तो तीन स्टेटमेंट दे दें, क्या कि सिकल सेल एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। या फिर ऐसे लिख दे कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार सिकल जो है ना सिकल जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे दे कि भारत सरकार ने जुलाई 2025 में सिकल सेल एनीमिया एनिमेशन मिशन शुरू किया, तो गलत हो गया ना, कब किया है? या फिर ऐसे लिख दें कि 2030 तक सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया भारत सरकार ने, तो कब तक किया है? 2030 करने करके कब किया है? 2047। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें, एक आपसे पूछ लें, ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि देखो ये जो बीमारी है ना, ये होती है ज्यादातर, एक तो देखो जनजातीय क्षेत्रों में, किसमें है? जनजातीय क्षेत्रों में। और जनजातीय क्षेत्रों के अलावा आप देखोगे कि जनजातियां कहां रहती हैं? ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में रहती हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसको है ना उष्ण कटिबंधीय रोग भी कहते हैं, लिख लेना चाहे आप जहां पे भी। इसको है ना ट्रॉपिकल डिजीज भी बोलते हैं, है ना, उष्ण कटिबंधीय रोग भी कहते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि इसका मतलब ये जो बीमारी है ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन जिनके सिकल सेल एनीमिया है उसको कभी मलेरिया नहीं होता, है ना, ये भी ध्यान रखना, आप चाहे नोट कर लेना कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में कभी भी मलेरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आरबीसी का आकार कैसा है? आरबीसी का आकार कैसा है? गोल, गोल होना चाहिए। तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो किसमें रहेगा? हमने याद करो, आपको मैंने जीवन चक्र पढ़ाया था मलेशिया का, इसका मलेरिया का, तो उसमें याद करो आप कि जीवन चक्र में प्लाज्मोडियम का जब मैंने पढ़ाया था, तो याद करो क्या कि आरबीसी में क्या कर रहा था? ये आरबीसी में जनन कर रहा था, कौन सा? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लीवर में आने के बाद वो आ रहा था, अलैंगिक जनन कर रहा था। तो गोल होगी तो ही जनन कर पाएगा वो, नहीं तो वो जनन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आकृति से हंसियाकार हो गई, तो उसकी वजह से वो प्लाज्मोडियम उसमें अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता है। ध्यान रखना ये बात, यदि आपके प्री में ऐसे पूछ लें। और मेंस में भी आप एक लाइन ऐसे लिख देना कि सिकल सेल एनीमिया रोगियों में कभी मलेरिया नहीं होता, लिख नोट कर देना आप वहीं पे। एक तो आपने ये देख लिया इसमें, इसका इससे संबंधित भाई नवाचार क्या हुए वो, ये इसके नवाचार की बात कर ली हमने। अच्छा, जैसे गिरिराज ने पूछा है कि सर है ना कल गार्डासिल 4 वैक्सीन का क्वेश्चन आया था, किसमें? अच्छा, इसमें एलडीसी का पेपर था, चलो बढ़िया। अच्छा देखो एक चीज तो ये तो आप मतलब ध्यान रखना कि जो अपने जितना अपने साइंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें कोई भी एग्जाम दो आप, इससे बाहर नहीं आएगा, ये तो फैक्ट है। और हम क्या कर रहे हैं कि हमारी चीज को करंट से जोड़ के पढ़ रहे हैं। आपको कोई भी कहीं पर भी किसी भी दूसरी जगह आप पढ़ोगे ना साइंस से, तो आपको जैसे मैं आपको जो चीजें जोड़ के पढ़ाता हूं ऐसे नहीं पढ़ाएगा कोई। साइंस वाला सिर्फ साइंस का ही जो टॉपिक पूरा करके और फ्री कर देगा। अपन क्या कर रहे हैं कि हम
अपना फाउंडेशन भी है, चाहे फाउंडेशन नहीं हो, चाहे मैं मेंस वालों को पढ़ा रहा हूं, उसमें भी आपको उसको है ना हर चीज को करंट से जोड़ता हूं। और ये अब एग्जाम की डिमांड है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंट्री हो, एग्जाम की डिमांड है ये। इस एग्जाम की डिमांड से यदि आप नहीं चलोगे तो फिर वो मतलब आप जो चाहते हो ना, आपको भी एसडीएम बनना है, डिप्टी बनना है, तो फिर आप नहीं बन पाओगे यदि आपने इस डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं चले तो। बस आपको तो करना क्या है, बार बार रिवीजन। आपको और कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा इधर उधर भटकना भी नहीं है ज्यादा, और आपको सोर्स देखने की जरूरत भी नहीं है ना। अपना जो सोर्स है वो बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है, क्योंकि हमने भी तो ऐसे तो है नहीं भाई हम कोई साइंटिस्ट हैं, भाई मैं तो कोई साइंटिस्ट तो हूं नहीं। मैंने भी क्या किया है कि वही एनसीईआरटी, आरबीएससी, इग्नू, ये सारे सोर्स इकट्ठे कि चूंकि मैं सारे एग्जाम्स देता आ ही रहा हूं, भाई यूपीएससी ले लो, चाहे ये आरपीएससी वाला ले लो, और जो ये आपके जो छोटे वाले एग्जाम जो हुए थे, ये भी एग्जाम और पेपर में सारे देखता हूँ। जब ये वाला नहीं देखा हूं, नहीं तो मैं ना जो एलडीसी वाला ने अब जब आपको मैं प्री से पहले है ना सारे पेपर जो भी हुए हैं उसका पूरा देख करके जब आपका टेस्ट लेंगे ना, उसमें सारे क्वेश्चन डलवा दूंगा मैं। तो कुल मिला के ये है कि जैसे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो इसकी डिमांड है, उस डिमांड को भाई हम पूरा कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है। तो आपको क्या है कि ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत है ही नहीं। तो ये आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप है ना अपना टाइम खराब मत करना। कभी आपको कहे कि यार फलाना वहां पर बढ़िया है, वो नोट्स अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। ये आपको फर्स्ट क्लास में मैंने एक बात ये कही थी, पूरा श्रद्धा पूरा निष्ठा भाव से रखना है और चीजें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है बस। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपका चीजें है ना दिमाग में यहाँ पे बैठ जाएंगी। और कितना ही आपको मैंने बार बार एक बात कहता हूँ, कितना ही आप प्रैक्टिस करो लिखने की, जब तक यहाँ नहीं है ना तो नहीं लिख पाओगे। और आप यदि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है और यदि आपके यहां है तो आप फिर भी उसको कर ले जाओगे। तो आंसर राइटिंग जब भी मतलब कारगर होती है जब चीजें कुछ अपने पास हैं। अपने पास कुछ मसाला ही नहीं है तो फिर क्या लिखोगे आप, सीधी सी बात है। तो अपने के पास कंटेंट होना चाहिए और वो कंटेंट अपने याद होगा तो हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको है ना एक तो ये जरूर ध्यान रखना है कि इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा सीधा अपना जो चीज है उसको याद हो जाए, फिर आप देखो। और चीज याद हो जाए तो मैं कहूंगा कि उसको रिवीजन करो, फिर आप बार बार रिवीजन करो, अच्छे से याद कर लो, फिर आप लिख के देखो। भाई जब भी आपने जैसे मान लो सिकल सेल एनीमिया लिख लिया, तो सिकल सेल एनीमिया आपको तुरंत एक बार तो सोचो पहले कि यार क्या क्या बातें सर ने बताई थी, क्या क्या हमने पढ़ा है। तो जो चीजें आपको यदि मान लो 50% भी अब पढ़ा और आप यदि कल आपके 50% दिमाग में चीजें हैं तो आप बढ़िया पोजीशन में हो। बस आप जो ही आप रिवीजन करोगे तो आपको चीजें फिर वापस याद हो जाएंगी। फिर आप 5 दिन के बाद एक बार खुद ही आप खुद से क्या करो कि एक बार आप लिख के देखो, सिकल सेल एनीमिया डाल दो और उसमें 50 शब्द लिख के देखो। आपको खुद को आइडिया लग जाएगा हाँ कि मेरे को मतलब मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। और खुद से ज्यादा और कोई आपको करा भी नहीं सकता। अपन को खुद को पता होता है कि मैं भाई कहां पे चल रहा हूं, मेरे को कितना याद हो रहा है और मैं कितना पढ़ रहा हूं। ये भी सबको पता होता है। जैसे अपन इससे सोचते हैं ना कि ठीक है कि भाई हम इससे पूछें यार फलाना ये पढ़ रहा है वो ये पढ़ रहा है, नहीं फलाने से मतलब नहीं, खुद को ऊपर देखो कि हम कितना पढ़ रहे हैं। और पता होता है सबको, लेकिन हम क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते कई बार चीजों को। तो इस चीज ये तो कटु सत्य है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आपसे ज्यादा आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अपना है ना मैनेजमेंट खुद ही करा करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ के रिवीजन करा करो। चलो, तो यहां पर ये लिख लिया सिकल सेल एनीमिया वाले में। अब देखो इसमें लक्ष्य क्या है, 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से इसको मुक्त करना है। देखो इसमें दो बातें और लिख लो आप, एक कि इसके लिए आप देखोगे कि सिकल सेल एनीमिया के लिए भारत सरकार की पहली इंडिजेनियस एक टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी तकनीक। स्वदेशी एक तकनीक है, उस स्वदेशी तकनीक का नाम क्या है, स्वदेशी तकनीक है जिसका नाम है जो बिरसा मुंडा है ना, भगवान बिरसा मुंडा, उन्हीं के नाम पर भारत सरकार ने किया है और उसका नाम है बिरसा 101। अब आपके सीधा सीधा पूछ ले कि बिरसा 101 क्या है, तो ये क्या बताओगे कि सर ये है ना, ये है स्वदेशी जीन एडिटिंग तकनीक है ये। ठीक है ना, इंडिजेनियस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, क्या नाम है, बिरसा 101। किसके द्वारा, भारत सरकार ने बनाई है। ठीक है, और ये किस पर आधारित है, ये कैसी है, ये है क्रिस्पर। क्रिस्पर 9 कैस, बस इतना याद रखो, क्रिस्पर 9 तकनीक।
क्या है ये? क्या है ये? एक टूल है। क्या है? जैसे क्रिस्टल 9 काम करता है ना, सेम उसी तरह बिरसा 101। इसका मतलब एक ये टूल है जिसके द्वारा हम सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करेंगे। इसका मतलब ये जीन एडिटिंग करेंगे। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, हम बार बार एक बात बोल रहे थे कि जीन एडिटिंग के द्वारा आनुवांशिक विकारों का हम इलाज कर रहे हैं। तो जीन एडिटिंग में इसका मतलब देखो, यहां पर भारत सरकार ने एक टेक्नोलॉजी खोज ली, तो हम एक बिरसा 101 के माध्यम से, और जो सिकल सेल एनीमिया का जीन है ना, कितने नंबर पर है? 11वें नंबर पर है कि नहीं? 11वें नंबर पर जो जीन है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें उसको हम संशोधित करेंगे। वहां से जैसे जो भी रोगी है उसमें इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको जीन को हम हटा करके जो दूसरा जीन लगा देंगे। मतलब एक टेक्नोलॉजी है, इस मोटा मोटा दिमाग में रखो, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है ना। तो बिरसा 101 स्वदेशी तकनीक है भारत सरकार की, CRISPR-9 तकनीक पर आधारित है ये। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में दो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी थी। मेंस में जब भी आप लिखोगे ये दोनों चीजें जरूर है आप लिखोगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ब्रैकेट में शुरू 2023 और लक्ष्य 2047 तक। बस वो अपने नाम में आ गए, इससे मतलब सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करना, इतना। और दूसरा फिर आप ये लिख दोगे स्वदेशी तकनीक, मतलब बिरसा 101, ये क्या है? स्वदेशी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। किसके लिए है ये? सिकल सेल एनीमिया के लिए, भारत सरकार की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है ये। ओके, चलो, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना हो गया सिकल सेल एनीमिया के बारे में, इतना ही लिखना था। इसमें आपने लिख लिया मलेरिया नहीं होता है, ये जरूर लिख लेना नोट में कि इसमें जो भी सिकल सेल एनीमिया जो रोगी है उसके कभी, ये प्री में पूछ सकते हैं, मेंस में तो कोई जरूरी नहीं, लिखो तो भी नहीं लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी समझ जाओगे है ना, मैंने लिखा है तो भाई क्या है, क्यों लिखा है। तो मलेरिया नहीं होता है। तो मलेरिया की कितनी प्रजातियां हैं? 4 है ना। कौन कौन सी? एक तो वाइवेक्स, एक फैल्सीफेरम, सबसे घातक कौन सी है? फैल्सीफेरम। एक है ओवेल और एक है मलेरी। तो इसका मतलब ये जो प्लाज्मोडियम की तो 4 प्रजातियां हैं। मलेरिया का जो प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। तो और हमने पढ़ लिया था कि इसका जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, जो परजीवी है, ये क्या है, किसमें जीवित नहीं रह पाएगा ये? कैसी में? जो सिकल वाले में नहीं रह पाएगा ये। सिकल जो आरबीसी होगी ना, जिसका आकार सिकल हो जाएगा, उसमें ये क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में। चलो, ये हमारी होगी सारी तो डिजीज यहां तक तो कंप्लीट, ठीक है। तो अब चाहे अपना प्री का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, यहां तक तो इससे बाहर तो कुछ होगा नहीं। चीजें कहां पे आप करोगे? जब भी आप करंट पढ़ोगे तब आपको जेनेटिक डिजीज हो, चाहे वो संक्रामक हो, चाहे वो असंक्रामक बीमारी हो, इससे संबंधित कोई भी चीज आए तो आप वही अपने नोट्स में ही आप इसको ऐड कर लोगे। तो ये तो हो गई ये बात। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने शुरुआत में जैसे बात कर रहे थे ना, बार बार हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो जीन म्यूटेशन क्या है ना, होता क्या है? एक बार ये किसका भाग है? ये हमारे जेनेटिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? जेनेटिक्स का। ये अपने मेंस के अकॉर्डिंग तो है ही, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट किस में है? ये प्री के हिसाब से। जीन जो है ना म्यूटेशन, ये किसके हिसाब से है? प्री के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार क्या जोड़ा है? जेनेटिक्स और वेरिएशन हमारे एक प्री में एक टॉपिक जोड़ा है, वो हम अब बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्या, एक बार ये देख लो कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। अच्छा, आपको नोट्स मिल गए क्या जेनेटिक्स वाले? एक मिल गए ना? हाँ, ठीक है। तो वो उससे अपन देखेंगे अभी। एक बार पहले भी आप समझ लो एक बार इधर आओ के कि देखो ये म्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले आप यहां से क्वेश्चंस प्री में कैसे कैसे पूछे जाएंगे उस पर बात करते हैं सीधे सीधे। देखो, सबसे पहले तो आप दिमाग में ये रखो कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है? देखो, और हम जो म्यूटेशन वो किस में पढ़ रहे हैं? जीनों में म्यूटेशन। किस में पढ़ रहे हैं? जीन में। सबसे पहले बात यह है कि भाई म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जीन में उत्परिवर्तन होना। उत्परिवर्तन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुछ बदलाव होना, कुछ चेंजेस होना।
वो चेंजेस क्यों होंगे वो हम देखेंगे अभी। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि एक दो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, पहले एक बार सुनना। दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हुगो डीवरिज। क्या नाम है? हुगो डीवरिज। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हुगो डीवरिज। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हुगो डीवरिज। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेटसन। एक तो क्या है, बेटसन है। एक साइंटिस्ट आप याद रखना जिनका नाम है हुगो डीवरिज। दो साइंटिस्ट हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक तो ये दिमाग में रखो कि जो म्यूटेशन जो शब्द है ना भाई, ये जो शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया हुगो डीवरिज ने। किसने दिया? ये शब्द दिया हुगो डीवरिज ने। आपके प्री में क्वेश्चन आ जाए कि म्यूटेशन शब्द किसने दिया? हुगो डीवरिज ने। ये बात। अब देखो क्या हुआ कि ये जो हुगो डीवरिज है, ये बेटसन है, एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम है टी.एच. मॉर्गन। क्या है? जिसका नाम है टी.एच. मॉर्गन। तीन साइंटिस्ट हैं ये। ठीक। अब एक एक चीज थोड़ा समझना एक बार पहले कि बात क्या हुई कि मेंडल जो था वो अपना जब प्रयोग किए उसने, जिसको हम अभी पढ़ेंगे कि आनुवांशिकता के उसने प्रयोग कर रहा था वो मटर के पौधों पर। इतना आप मोटा मोटा आप जानते हो कि एक गार्डन जो पी होता है जिसको हम उद्यान मटर बोलते हैं, उस पर वो प्रयोग कर रहा था। तो उसने प्रयोग करा, उसने प्रयोग करके और उसने जेनेटिक्स के नियम दिए कुछ कई सारे, जिसमें आपको 3 नियम हम पढ़ते हैं। उसने जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत, जो सबसे पहले जो जेनेटिक्स की बात करी गई, तो सबसे पहले जेनेटिक्स की बात करी गई मेंडल के द्वारा। बाद में आप देखोगे मेंडल अपने समय से इतना ज्यादा आगे था कि उसके जो प्रयोग थे वो उस समय चर्चा में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उस समय कई साइंटिस्ट थे जिसमें आपने नाम सुना होगा लेमार्क, और एक आपने नाम सुना होगा डार्विन। तो डार्विन का बड़ा उस समय है ना बहुत ज्यादा चर्चित है। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था डार्विन ने, जिसका नाम, सिद्धांत का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखना। तो जाति की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। तो जब मेंडल प्रयोग कर रहा था तो मेंडल के समय सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जो बात किसकी की जा रही थी? डार्विन की। कि डार्विन ने एक सिद्धांत दे दिया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस वजह से मेंडल पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने समय से 100 साल आगे था। देखो आप, तो उसके ऊपर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब 1865 के बाद बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी में जब आते हैं, 1900 के बाद क्या है कि 3 साइंटिस्ट थे, नाम बोल रहा हूं मैं उनके। एक था हुगो ड्यूरिच, एक का नाम था कार्ल, जर्मनी का था जिसका नाम था कार्ल कोरेंस, और एक ऑस्ट्रिया का था जिसका नाम है इरिक वॉन सेरमक। 3 साइंटिस्ट, अब मैं लिख दूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो इरिक वॉन सेरमक 3 साइंटिस्ट थे। वो तीनों साइंटिस्ट क्या थे कि अपने अपने अलग अलग देशों में, देखो जो इरिक वॉन सेरमक है वो जैसे ऑस्ट्रेलिया मतलब वो दूसरे देश के हैं। ठीक है, आप देखोगे एक हुगो ड्यूरिच है, वो दूसरे देश के हैं। आप देखो कार्ल कोरेंस हैं, वो दूसरे देश के, जर्मनी के हैं। तो जैसे ऑस्ट्रिया का, एक हॉलैंड का, हुगो डीवरिच हॉलैंड का है, और जो रिक वॉन सेरमक है वो ऑस्ट्रिया का है, और जो कार्ल कोरेंस है वो जर्मनी का है। ये देखो आप, जर्मनी, हॉलैंड और ऑस्ट्रिया, ये 3 अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। और जो काम कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? जेनेटिक्स पर। मेंडल जो, अब वो देखो कि इन्होंने क्या देखा कि यार आप 1865 में पहले ही मेंडल ने वो काम करके आ चुका। आप देखो 1865 से 1900 में आप देखो कितने साल हो गए, लगभग 35 साल हो गए ना। तो 35 साल बाद जब काम कर रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि यार ये जो काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो तो मेंडल ने पहले कर चुका वो सारे काम। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने फिर देखा कि यार ये तो मेंडल जो है, इन्होंने जब भी बोलते हैं आपसे, जैसे प्री में क्वेश्चन पूछ लें कि मेंडलवाद की पुनः खोज किसने करी, तो पुनः खोज इन तीनों ने करी, क्योंकि अलग अलग जगह काम कर रहे थे। और इन्होंने सारा का सारा जो रिजल्ट्स मिले वो मेंडल ने जो पहले कर दिए थे, वो सारे खराब रिजल्ट्स मिले इनको।
तो ये तीनों साइंटिस्ट जब काम कर रहे थे तो इस वजह से इन तीनों साइंटिस्टों को हम बोलते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इस जेनेटिक्स में। अब इन्होंने जेनेटिक्स में देखो, इनसे पहले तो मेंडल ने कर दिया था। तो यदि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप बताओगे कि सर जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है ना। इनको उपाधि थी, ग्रेगर की उपाधि बाद में मिली, सर की उपाधि बाद में मिली, नाम इनका जॉन मेंडल था। तो इस वजह से अब देखो, सर जॉन ग्रेगर मेंडल है, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब देखो, बाद में ये जो इसके बाद में जो आए मेंडल के बाद में 1865 के बाद में, जब 1900 में, आप देखो 35 साल बाद जब ये काम कर रहे थे, इन जो तीन साइंटिस्टों को जो मैंने नाम लिया, हुगो डिवरिज और कार्ल कोरेंस और इरिक वॉन शेरमक, तो ये तीनों साइंटिस्ट हैं, इनको बोलते हैं कि भाई इन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज करी। तो मेंडलवाद की पुनः खोज इन्होंने करी। आपके तीन ऑप्शन में दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज करी। तो तीन ऑप्शन मिले, उसमें से आपको दे देंगे कौन सा नहीं है। तो तीन अब मैं लिख दूंगा यहां पे इस पर। अब देखो, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये है ना, मेंडल के बाद काम कर रहे थे सारे के सारे। जो हुगो डिवरिज है, इस हुगो डिवरिज इस पर है ना म्यूटेशन पर काम कर रहा था। इसने कुछ परिवर्तन देखे, ठीक है, लेकिन ये परिवर्तन जो देखे इसने कुछ निश्चित नहीं कर पाए परिवर्तन क्या है। टीएच मार्गन है, इसने भी कुछ परिवर्तन देखे। जो टीएच मार्गन है, एक मक्खी है जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला मक्खी पर ये काम कर रहा था टीएच मार्गन। तो इसने कुछ इस यहां पर भी है ना कुछ चेंजेस देखे, कुछ परिवर्तन इसने देखे ड्रोसोफिला मक्खी पर। ठीक है, ये जो हुगो डिवरिज है ये काम कर रहे थे एक पादप है जिसका नाम है इवनिंग प्राइम रोज। क्या नाम है? इवनिंग प्राइम रोज। इस इवनिंग प्राइम रोज पर काम कर रहा था। ठीक है, और ये किस पर कर रहा था? ड्रोसोफिला पर मॉर्गन। यहां पर ये कुछ काम कर रहे थे इन पर, ये इस पर काम कर रहे, इस पर काम। इसने भी कुछ परिवर्तन देखे, इसने भी कुछ परिवर्तन देखे, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाए कि परिवर्तन है क्या। तो आप देखोगे कि ये जो परिवर्तन जो हैं, इन परिवर्तन जो हैं, अब देखो ये जो परिवर्तन देखे, ये जो भी चेंजेस देखे, ये जो परिवर्तन देखे, इन परिवर्तनों को बाद में जो बेटसन आए ना, बेटसन, इन्होंने कहा कि भाई ये जो परिवर्तन आप जो देख रहे हो ना, ये क्या है? ये असतत विभिन्नताएं हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं। बेटसन ने इन परिवर्तनों को क्या नाम दिया? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। क्या नाम दे दिया? असतत विभिन्नताएं। क्या नाम दिया? असतत विभिन्नताएं। किसने दिया ये? बेटसन ने। किसने दिया? बेटसन ने। तो जो ये परिवर्तन देखे, उस परिवर्तनों को बेटसन ने कहा कि ये असतत विभिन्नताएं हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हैं। ये असतत विभिन्नताएं हैं। बाद में पता चला कि जो असतत विभिन्नताएं हैं ना, ये क्या होती है कि एक पीढ़ी से ये दूसरी पीढ़ी में जा रही हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रही है? ये वंशानुगत हो रही है, ये असतत विभिन्नताएं। ये बेटसन ने देखा। अब मान लो आपके एग्जाम में प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि असतत विभिन्नताएं के बारे में सबसे पहले किसने बताया? बेटसन ने। किसने बताया? बेटसन ने। आपसे ये पूछ ले कि जो म्यूटेशन शब्द किसने दिया? हुगो डी विरिज ने। किसने दिया? हुगो डी विरिज ने। असतत विभिन्न, अब ये जो परिवर्तन देखो, हुगो डी विरिज ने कुछ परिवर्तन देखे, टीएच मॉर्गन ने कुछ परिवर्तन देखे। उन्होंने तो क्या कहा कि परिवर्तन है, लेकिन इन परिवर्तनों को बेटसन ने कहा कि ये है असतत विभिन्नताएं। क्या बताया? असतत विभिन्नताएं। फिर इन असतत विभिन्नताओं को हुगो डी विरिज ने कहा कि यार इनको एक शब्द देते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि ये है म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन है, उत्परिवर्तन है। क्या है ये? उत्परिवर्तन। तो अब देखो आपके यहां पर प्री के क्वेश्चन क्या बने कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? हुगो डी विरिज ने। असतत विभिन्नताएं सबसे पहले किसने देखी? बेटसन ने। अब देखो कि जो म्यूटेशन है, जो उत्परिवर्तन, ये है क्या? तो उत्परिवर्तन क्या कहा कि हुगो डी विरिज ने बताया कि भाई ये जो उत्परिवर्तन है ना, ये क्या है कि ये कोई भी जो जीव है
उस जीव में कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, वो लक्षण क्या होंगे, और जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं ना वो क्या है, वो सडन है। क्या हो रहे हैं, सडन। तो इन्होंने देखा था, यहां पर मैं आपको जो बता रहा था कि जो हुगो डिवरीज और इसमें ये जो ड्रोसोफिला में इस मॉर्गन ने भी क्या देखे, कुछ है ना अकस्मात परिवर्तन देख रहे थे कि भाई इनमें भी क्या देख, कुछ अकस्मात परिवर्तन हो रहे थे, मतलब सडन चेंजेस आ रहे थे, सडन, शब्द याद रखना, सडन चेंज, अकस्मात परिवर्तन। इसने भी कुछ अकस्मात परिवर्तन देखे, किसने, इसने भी क्या देखे, कुछ सडन चेंज, अकस्मात परिवर्तन देखे इसने भी, किसने, हुगो डिवरीज ने भी। तो क्या हुआ कि फिर जो हुगो डिवरीज ने बताया कि ये जो कोई भी जो सजीव है ना, कोई भी सजीव है, इस सजीव में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इस सजीव में अचानक परिवर्तन, सडन चेंज क्या हो रहे हैं, अचानक परिवर्तन, क्या हो रहे हैं, और ये अचानक परिवर्तन क्या हो जाए, वंशानुगत हो जाए, वंशानुगत मतलब वंशानुगत योग्य, अचानक जो परिवर्तन होंगे वही उत्परिवर्तन है। कैसे, एक तो क्या है परिवर्तन, कैसे होंगे, सडन, एक शब्द, कैसे हैं, अचानक। कोई भी जीव है, उस जीव के लक्षणों में, उसके कैरेक्टर्स में कुछ अचानक परिवर्तन हो गया, अचानक परिवर्तनों को क्या नाम दे दिया कि ये परिवर्तन हो गए, क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि ये वंशानुगत होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन। अब आपके प्री में कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, यहां पर क्या पूछेंगे, यहां पर एक लाइन ये लिख के देंगे कि किसी भी सजीव में के लक्षणों में वंशानुगत योग्य अचानक परिवर्तनों को कहा जाता है म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अब ये परिवर्तन करने वाले कौन हैं, वो हैं जीन। ये परिवर्तन किसकी वजह से होंगे, जीनों की वजह से। ठीक है, अब देखो ये जो उत्परिवर्तन के फिर हम देखेंगे प्रकार, उत्परिवर्तन के क्या देखेंगे, प्रकार। तो यहां तक तो अपने जो आपने क्या बात करी कि उत्परिवर्तन है क्या, कोई भी जीव है उसके लक्षणों में अचानक परिवर्तन हो जाएं, और वो अचानक परिवर्तन कैसे हो, वंशानुगत योग्य हो, कैसे हो, हेरिडिटी, जो मतलब जिनकी वंशानुगति हो जाए, तो उनको ही हम उत्परिवर्तन बोलेंगे। अब ये किसकी वजह से हो सकते हैं, ये दो कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दो, या तो स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, या तो इंड्यूस्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो स्वतः, या क्या, प्रेरित। अब आपसे पूछे कि ये जो म्यूटेशन है किस वजह से, दो ही कारण है, एक तो या तो स्वतः हो जाए, या क्या हो जाए, इंड्यूस्ड हो जाए, या तो स्पॉन्टेनियस हो जाए या इंड्यूस्ड हो जाए, या तो स्वतः उत्परिवर्तन हो जाए या। अब एक चीज आपने समझी कि भाई हमने पढ़ा था, याद करो कि सर हमने पढ़ी थी क्या, कि हमने ये पढ़ा था, ये हमारी ये कोशिका, याद करो ये कोशिका है, और इस कोशिका में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। इसमें क्या होता है, केंद्रक। कोशिका में क्या होता है, केंद्रक। और इस केंद्रक में क्या होते हैं, बताओ, क्रोमोसोम होते हैं ना, होते हैं क्या क्रोमोसोम, यार ये तो पढ़ा है हमने। ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, डीएनए के। और ये जो डीएनए के जो खंड हैं, डीएनए के खंड हैं, ये कौन है, इनको हम बोलते हैं जीन। इनको क्या बोलते हैं, जीन। डीएनए के खंड क्या होते हैं, जीन। अब देखो डीएनए के खंड कौन है, जीन। इसका मतलब डीएनए से मिलकर क्या बना, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम किस में होते हैं, केंद्रक में। और आपको याद करो मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन, जैसे हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, सो गुथे हुए होते हैं, और किस में होते हैं, ये केंद्रक में होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कहां होती है, किस में होती है, केंद्रक में होती है, जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, धागे जैसी संरचना होती है, गुथे हुए होते हैं। अब आप समझ में आ गया कि जो डीएनए है, ये डीएनए के जो खंड हैं, ये जीन, मतलब डीएनए के से क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम केंद्रक में होते हैं, इसको हम क्रोमेटिड क्या होते हैं, इसको धागे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रोमेटिड, इसको हम ऐसे धागे बोल देते हैं। अब आप देखोगे क्या कि ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए में ये किससे बना, ये जीन, मतलब इसके खंड क्या है, जीन। तो डीएनए किससे बना, डीएनए किससे बना, याद करो, आपको मैंने तीन चीजें बताई थी, क्या क्या, एक तो बताया था शर्करा, पेंटो शर्करा, एक क्या बताया था, नाइट्रोजनी क्षारक, और एक चीज और बताई थी, याद करो, फॉस्फेट समूह। अब आपके प्री के एग्जाम में ऐसे पूछ लें कि निम्नलिखित में से डीएनए किसके द्वारा नहीं बना, तो तीन चीज है, कौन कौन से, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और
फॉस्फेट समूह, ये 3 से बनेगा। अभी हम जैसे वो बात करेंगे उसमें कैसे बनेगा, लेकिन एक बार इधर आओ कि इसका मतलब ये जो डीएनए के खंड है ये जीन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? जीन। और ये जो जीन है, इन जीनों में क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन। इन जीनों में क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन। और ये उत्परिवर्तन किसकी वजह से हो सकता है? या तो क्या हो जाए ये स्वतः स्पॉन्टेनियस, या फिर कैसे हो जाए ये प्रेरित। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं कि सर स्वतः कहां हो सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, मोनोजाइट बेल्ट याद करो। मोनोजोइट बेल्ट कहां है? केरल में। याद आया? केरल के जो बालू, जो केरल का पश्चिमी तट है, ये वाला याद करो। ये देखो, ये अपना भारत है ना, यहाँ पे ये, यहाँ पर ये देखो, ये मोनोजाइट है, मोनोजाइट बेल्ट है। इस मोनोजाइट बेल्ट में मैंने आपको बताया था कि थोरियम के भंडार है। मोनोजाइट क्या है? एक अयस्क है। और ये किसका अयस्क है? थोरियम का। तो थोरियम, और थोरियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ? थोरियम। तो इसकी वजह से जिस क्षेत्र में, जो केरल में जो जो लोग रहते हैं ना, तो वहां पर देखो ये थोरियम से रेडिएशन निकलते रहते हैं। तो इस रेडिएशन की वजह से कि वहां के जो लोग हैं उसमें, उनके जीनों में उत्परिवर्तन हो जाता है। तो यह है स्वतः उत्परिवर्तन। और प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है? कि हम जानबूझ करके क्या करें कि रेडिएशन दें। ठीक है, जैसे हम जीन एडिटिंग कराएं, या फिर हम कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित उत्परिवर्तन कराएं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने सोना, जो है ना, गेहूं के किस्म का बारे में सुना होगा आपने, सोना, सरबती सोनारा, सरबती सोनारी, सुना क्या? गेहूं की किस्म है सरबती सोनारी किस्म। तो सरबती सोनारी है ना, वो देखो सरबती किस्म थी पहले, सरबती। उस सरबती में जीन म्यूटेशन करा करके और क्या करा दिया? सरबती सोनारा बना दिया। ठीक है, एक जंगली घास है जिसका नाम है सिकेली। तो सिकेली जो जंगली घास है, उस जंगली घास में जो सिकेली का जो जीन था ना, वो किस में डाल दिया? गेहूं में। और सिकेली जो घास है ना, ये जहां पर वो घास उगती है वहां पर कोई भी खरपतवार नहीं उगती। जहां पर घास उगती है ना सिकेली, वो खरपतवार नहीं उगती। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस जंगली घास में वो जो जीन उठाया वहां से, सिकेली घास से, और गेहूं में डाल दिया। ठीक है, अब वो गेहूं में जो एक रोग होता है, जो जिसको हम बोलते हैं रस्ट, तो अब वो है ना, रस्ट उस गेहूं में नहीं होगा। तो वो क्या है? प्रेरित उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? प्रेरित उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा कि अभी जैसे आज हम इतना ही करेंगे, है ना, कल अपन मेडल से शुरू करते हैं। कब तक की क्लास आपकी? अच्छा, टाइम हो गया था क्या? चलो ठीक है। हाँ, वो एक बार देख लो कि जो म्यूटेशन है ना, अभी हमने कल, अब मैं जहां से शुरू करूंगा वो बता देता हूं कि म्यूटेशन का मतलब क्या है? कि अचानक परिवर्तन हो जाते हैं। वो अचानक परिवर्तन क्या हो? वंशानुगत हो। वंशानुगत योग्य जो अचानक परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। इसको हम कैसे हो सकता है? दो तरीके से, एक तो है स्पॉन्टेनियस, एक होता है इंड्यूस्ड। एक तो स्वतः उत्परिवर्तन, एक है प्रेरित। स्वतः आप देखोगे कि हमारे शरीर में किस वजह से खुद ही हो जाए, किसी भी जीव में। प्रेरित में क्या है कि हम जानबूझ करके रेडियो एक्टिव के द्वारा, या फिर किसी पेस्टिसाइड्स के द्वारा, या फिर किसी रसायन के द्वारा प्रेरित कराएं। ठीक है, ये शब्द किसने दिया? हुगो डी वृज ने। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? हुगो डी वृज ने। उत्परिवर्तन के प्रकार हम कल पढ़ेंगे, 3 प्रकार होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। और इसमें देखो, सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी जीव में जो परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन को देखा किसने? टीएच मॉर्गन ने किसमें देखा? ड्रोसोफिला मक्खी में। किसमें देखा? ड्रोसोफिला मक्खी में। और हुगो डी वृज ने किसमें देखा? एक पादप है जिसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज। इन परिवर्तनों, ये जो अचानक परिवर्तन है, इन परिवर्तनों को जो बेट्सन ने क्या नाम दिया? बेट्सन ने क्या कहा इनको? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। क्या नाम दिया उसने? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस नाम दिया। आपके एग्जाम में आ जाए कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस शब्द किसने दिया, तो क्या बताओगे? बेट्सन ने दिया। अब देखो, इस वजह से जो बेट्सन है ना, इस बेट्सन को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक, जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? बेट्सन। और ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है? याद करो, सही बोल रहे हो? गेरार्ड। कौन है? गेरार्ड। और एक चीज और बताओ,
ये जो मेंडल के नियमों का मानव कल्याण में यूज करेंगे, किसने बताया? फादर ऑफ यूजेनिक्स किसने कहा? गाल्टन, याद करो गाल्टन, याद बताया था मैंने आपको गाल्टन। आपसे पूछे कि मेंडल के जेनेटिक्स का यूज किसमें? मानव कल्याण के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सुजननिकी, यूजेनिक्स। और फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? गाल्टन। अब एक चीज याद आ गई होगी आपको कि बस ये याद करके फिर अपन क्लास ऑफ करते हैं। एक तो बताओ जेनेटिक्स के फादर कौन है, जल्दी बताओ। मेंडल। मेंडल तो क्या है? जेनेटिक्स के फादर। ओके। दूसरा मुझे बताओ कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? बेटसन। तीसरा बताओ ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है? गैरोड। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि टीएच मॉर्गन लिखा है ना, इसने किस पर प्रयोग किया? ड्रोसोफिला मक्खी पर। तो आप ध्यान रखना कभी एग्जाम में मिलान करने वाले आ जाए कि प्रायोगिक जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है? टीएच मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन किसके हैं? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर। प्रायोगिक जो आनुवांशिकी के पिता कौन है? टीएच मॉर्गन। और देखो, आपको भी मैं कह रहा था ना कि भाई जैसे रेडिएशंस देखकर भी कर सकते हैं, तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है मुलर। क्या नाम है? मुलर। जो मुलर है ना, मुलर, उसने जेनेटिक्स के बारे में बताया क्या? कि विकिरण के बारे में बात करके बताई थी। तो फादर ऑफ रेडिएशन जेनेटिक्स के कौन है? मुलर। देखो मेंडल तो क्या है? बोले एक बार सब। आनुवांशिकी के पिता। बेटसन क्या है? आधुनिक आनुवंशिकी के पिता। गेरार्ड क्या है? मानव आनुवंशिकी के पिता। मॉर्गन क्या है? प्रायोगिक आनुवंशिकी के पिता। और मुलर क्या है? विकिरण आनुवंशिकी के पिता। और गोल्टन क्या है? गोल्टन क्या है? सुजनकी के, है ना, यूजेनिक्स के पिता। क्या है? यूजेनिक्स के पिता। और यूजेनिक्स क्या है? सुजन के मतलब मेंडल के नियमों का किसमें यूज? मानव कल्याण में। तो ये कौन है? गाल्टन। अब बताओ आधुनिक के कौन है? मेंडल। ये बताओ, नहीं, परंपरागत जेनेटिक्स के पिता कौन है? मेंडल। आधुनिक के कौन है? बेटसन। और मानव जेनेटिक्स के? गेरार्ड। और प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के? गॉर्डन। और विकिरण रेडिएशन जेनेटिक्स के? मुलर। और यूजेनिक्स के फादर कौन है? चलो ओके, चलो और बाकी करते, एक बार मैं देख लेता हूं ऑनलाइन वालों के। बुक तो आ गई ना? मिल जाएगी शायद आपको कल। बुक तो आ गई। युवराज का सर, बायो के क्वेश्चंस में मादा एडीज एजिप्टाई का क्वेश्चन आया था। अच्छा, आज तो यहाँ पे शायद, मुझे पता नहीं, शायद कल मिल जाएगी तो क्या है, मैं बोल दूंगा, है ना, कल मिल जाएगी आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आ गई, बायो की भी आ गई। पीछे, पीछे वाला दिखाऊं? ये हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। अच्छा, अभी आपकी रीजनिंग की क्लास है ना? ठीक है, चलो ठीक है।